बर्फीले पहाड़ के ऊपर 10 बहू का आलीशान ससुराल। तारा, रीमा, अपना हाथ मत छोड़ना, अगर गिर गई तो बहुत चोट लगेगी। हमारा हाथ छूट रहा है, हम कभी भी गिर सकते हैं। अरे कोई तो हमारी मदद करो, हम गिर रहे हैं। भगवान, अब हम क्या करें? अगर ये गिर गई तो नीचे इतनी बड़ी चट्टान है, इनको काफी चोट लग सकती है। आखिरकार ऐसी क्या स्थिति थी जो रीमा तारा यूं बर्फ के पहाड़ी पर रस्सी के सहारे लटकी हुई थी? ये सभी बहुएं इस बर्फ की पहाड़ी पर आखिरकार क्या कर रही थी, और क्या रीमा और तारा की जान बच पाएगी या वो गिर जाएंगी? आइए इसे जानने के लिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। माँ जी, बहुत ठंड लग रही है। कहाँ है हमारा ससुराल? कब से हम इन बर्फीले पहाड़ों के बीच में चल रहे हैं, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। माँ ने मुझे बताया था कि मेरा ससुराल बर्फीले पहाड़ पर है, लेकिन यहाँ तो मुझे एक भी घर दिखाई नहीं दे रहा है। शहर भी उस तरफ था, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे बहू, जरा मुंडी ऊपर उठा कर तो देखो, तुम्हारा ससुराल यहाँ नीचे नहीं बल्कि ऊपर है। अपनी सास माधुरी की बात सुन वो बहुएं जैसे ही अपनी मुंडी उठाकर ऊपर देखती हैं तो उन्हें एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर एक बहुत सुंदर आलीशान महल दिखाई देता है, जिसे देख वो सभी काफी खुश होती हैं। माँ जी, ये हमारा ससुराल नहीं बल्कि ये तो एक आलीशान महल है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शादी करके हम आलीशान महल में जाएंगे। चलिए ना माँ जी, जल्दी चलिए, हम लोगों को अपना आलीशान ससुराल जो देखना है, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। ये जो बर्फीली पहाड़ियों पर रस्सी है ना, इसे पकड़कर ऊपर चलो। आप कोई मजाक कर रही हैं? हम इस शादी के जोड़े में इन रस्सी की मदद से ऊपर कैसे जाएंगे? यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है क्या? अगर यहाँ सीधा रास्ता होता तो मैं तुम्हें इन रस्सी की मदद से ऊपर जाने के लिए क्यों कहती? शुक्र बना कि मैंने अपने बेटों से कहकर इस पहाड़ी से ऊपर नीचे उतरने चढ़ने के लिए बीच बीच में लकड़ियां ठुकाकर इन रस्सियों को अच्छे से बनवा दिया, जिसकी मदद से हम लोग ऊपर नीचे जाते हैं। अब कड़ी कड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से ऊपर चलो, अभी तो तुम्हारे गृह प्रवेश की रस्म भी रह रही है। माधुरी की बात सुनकर सभी बहुएं मान जाती हैं। अब उनके पास उन रस्सियों की मदद से ऊपर जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसके चलते अब एक बहू उन रस्सियों को पकड़ती है और ऊपर जाने लगती है कि तभी महिमा एकदम से नीचे गिर जाती है। हाय रे, मेरी कमर लगता है टूट गई। तू सिर्फ 6 फुट से गिरी है और तेरी कमर भी टूट गई, कुछ नहीं हुआ है। उठ जा संदीप, बहू को ऊपर लेकर आओ। कुछ देर में सभी ने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ जाती हैं और अब उनके सामने आलीशान ससुराल होता है। वो सभी काफी खुश होती हैं। अब माधवी एक एक कर अपनी सभी बहू का गृह प्रवेश करती है। अब तुम आराम कर लो, रात बहुत हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। अब सभी बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है। अगले दिन सभी बहू की ठंड से काफी बुरी हालत हो रही थी। ये ठंड मुझे ही लग रही है या तुम लोगों को भी लग रही है? बताया था कि हमारा घर बर्फीले पहाड़ियों पर है, इसलिए मैंने थोड़े बहुत गर्म कपड़े रख लिए थे, लेकिन यहाँ तो हद से ज्यादा ठंड हो रखी है। मेरे पास तो बस जैकेट ही है। हम सबको यहाँ रहने के लिए गर्म कपड़े लाने ही होंगे, वरना हम सबकी कुल्फी जमाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने आलीशान ससुराल में 1 पीस ड्रेस पहनकर रील बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मैं रजाई के अंदर से ही नहीं निकल पा रही हूँ। ऑनलाइन अपने अपने लिए गर्म कपड़े ऑर्डर कर लेती हैं। कहने को बर्फीले पहाड़ों पर अमीर ससुराल था, लेकिन उनके घर में काम करने, खाना बनाने के लिए एक भी नौकर नहीं था, और ये चीज सभी को काफी और अजीब लगती है। माँ जी, आपका इतना बड़ा आलीशान घर है, लेकिन आपने काम करने के लिए एक भी नौकर नहीं रखा, ऐसा क्यों? अरे बहुओं, क्या बताऊं, मैं तो यहाँ काम करने वाले नौकरों को डबल पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ कोई काम करने के लिए राजी नहीं होता। और हो भी तो कैसे? तुम लोग तो जानती हो कि इस पहाड़ पर ही चढ़ने पर कितना वक्त लग जाता है, और कोई अगर गिर गया तो उसकी तो हड्डी पसली ही टूट जाएगी। इसलिए अब तुम सभी को ही खाना भी बनाना है और घर के सारे काम काज भी करने हैं। अपनी सास की बात सुनकर सब बहुएं मुंह बना लेती हैं और ठंड में कांपते हुए अब कपड़े और बर्तन धोने लगती हैं। क्या सोचकर आई थी मैं अपने इस आलीशान ससुराल में कि आराम से पूरा दिन हीटर के सामने बैठूंगी, गर्मा गर्म मूंगफली और गजक खाऊंगी, लेकिन देखो यहाँ तो हमारी बर्तन धोने की हैसियत हो गई है। तभी तो ढेर सारे कपड़े भी बाकी हैं और घर की सफाई भी करनी है, ना जाने आगे क्या होगा हमारा। ठंड से कांपते हुए सभी बहुएं
बड़ी मुश्किल से अपने बर्फीले घर के ऊपर बने आलीशान ससुराल में रहकर भी काफी परेशान हो गई थी। ऐसे ही समय गुजरता है और उन सबके ऑर्डर किए हुए गर्म कपड़े भी अब आ जाते हैं। अरे भाई साहब, आप नीचे क्यों खड़े हैं? जल्दी से हमारा सामान लेकर ऊपर आ जाइए। बहन जी, ऊपर आने के लिए तो कोई सीढ़ी नहीं है, तो मैं कैसे आऊंगा? मैं आपका सामान यहीं रख कर जा रहा हूँ। जब आप नीचे उतरे तो अपना सामान ले जाना। वैसे भी यहाँ पर बहुत ठंड है। वो डिलीवरी बॉय उन सभी बहू का पार्सल नीचे रख कर चला जाता है, जिसके बाद अब तारा और रीमा पार्सल लेने के लिए नीचे आने लगती है। तभी अचानक बर्फीले पहाड़ में ठोकी गई लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अचानक से निकल जाती हैं और अब रीमा और तारा दोनों ही बर्फीली पहाड़ों पर लटक रही होती हैं। भगवान, अब हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे पति भी बाहर गए हुए हैं। बाकी बहुएं उस रस्सी के सहारे तारा और रीमा को ऊपर खींचने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रहती है। तभी प्रीति अंदर से एक और रस्सी लेकर आती है और उसे अपने आलीशान ससुराल के दरवाजे पर बांधकर नीचे लटका देती है। माँ, तारा, इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आने की कोशिश करो। तारा रीमा उस रस्सी को पकड़ते हैं और ऊपर आने की कोशिश करती हैं। वहीं सभी बहुएं भी पहाड़ के ऊपर खड़ी खड़ी उस रस्सी को खींचती हैं। थोड़ी देर में रीमा उतरकर सही सलामत ऊपर आ जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें कुछ नहीं होने दिया, वरना मैं तो सोच रही थी कि आज तो मैं और तारा भगवान को ही प्यारे हो जाएंगे। सभी बहुएं बर्फीले पहाड़ पर रहकर जैसे तैसे करके ठंड को तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बर्फीले पहाड़ के ऊपर से उन सभी बहू को ऊपर नीचे जाने आने में काफी सारी दिक्कत आती थी। हमारे पतियों ने दोबारा से लकड़ियों को ठोककर रस्सी को मजबूत तो कर दिया, लेकिन मुझे तो अभी भी इस पर से उतरने चढ़ने में काफी डर लगता है। और नहीं तो क्या, हम तो डर के मारे ही 1-2 हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ लाकर रख देते हैं, लेकिन फिर भी बीच में कोई ना कोई जरूरी काम से हमें ऊपर नीचे जाना ही पड़ता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और सभी बहुएं अपने बर्फीले पहाड़ी के ऊपर बने आलीशान ससुराल से काफी परेशान हो जाती हैं। और एक दिन तो इन लोगों के पति मनोज और अर्जुन जैसे ही ऑफिस जाने के लिए उन रस्सियों की मदद से नीचे उतरते हैं तो अचानक रस्सी खुल जाने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे उन दोनों की कमर में ही फ्रैक्चर हो जाता है। माँ जी, कब तक हमें इन रस्सियों के सहारे पहाड़ी से ऊपर नीचे उतरना चढ़ना होगा? आप यहाँ पर एक सीढ़ी क्यों नहीं बनवा देती? तुम लोगों को क्या लगता है ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया होगा? हमने कई बार कोशिश की कि हम इस बर्फीली पहाड़ियों पर सीढ़ी बनवा सके, लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब रही। अब हमारे पास इन रस्सियों के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम अपने इस घर को छोड़कर भी तो कहीं नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही समय बदलता है और कुछ भी नहीं बदलता। सभी बहुएं हमेशा की तरह उन रस्सियों से नीचे उतरकर सब्जी लेकर वापस घर जा रही होती हैं कि तभी अरे, हम इतनी बार यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन हमारी नजर कभी इस पहाड़ी पर नहीं गई। ये पहाड़ी तो हमारे घर से काफी ज्यादा पास है ना, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पहाड़ी के उस पार ही शहर भी है। अगर हम इस पहाड़ी से अपने घर तक की पहाड़ी तक एक पुल बना दे तो हमें तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ सुनीता, हम ऐसा कर सकते हैं। इससे हमारा वक्त भी बचेगा और हमें गिरने का भी कोई डर नहीं होगा। वो सभी बहुएं जल्दी से घर जाती हैं और इस बारे में अपने पतियों और सास को बताती हैं, जिसके बाद उनके पति बहुत सारी लकड़ियों के टुकड़े और रस्सियां लेकर आती हैं और अब सभी बहुएं अपने आलीशान ससुराल से लेकर सामने बनी उस बर्फीले पहाड़ी तक कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद एक लकड़ी का पुल बनाती हैं, जिससे अब वो लोग आसानी से पार करके एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जा सकते थे। जो हम इतने समय से नहीं कर पाए वो सब तुम लोगों ने इतने कम वक्त में कर दिखाया। अब तो हमें कोई परेशानी भी नहीं है। अब तो हम घर में काम करने के लिए नौकरों को भी रख सकते हैं। अब सभी बहुएं अपने बर्फीली पहाड़ों के बीच में बने महलों वाले ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं और उन्हें अब किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होती है। मेरी ननद का इतना बड़ा ससुराल है, सच में मैं बहुत खुश हूँ रचना। भाभी, मेरा इतना बड़ा ससुराल बस आपकी वजह से हुआ है, वरना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गरीब घर की लड़की कभी इतने बड़े घर की बहू बन भी पाऊंगी। आपने जितना मेरे लिए किया है ना, सच में उतना तो मेरी माँ ने भी नहीं किया। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ से कम नहीं हो। आइए ना भाभी, ये मेरा ससुराल है, आपकी ननद का ससुराल। ये नंद भाभी का कैसा रिश्ता था जिसमें नीतू अपनी नंद का ससुराल देखकर रोने लगी और रचना अपनी भाभी को अपनी माँ की इज्जत दे रही थी। इस रिश्ते को अच्छे से समझने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। नीतू अपने छोटे से परिवार के साथ एक गरीब झोपड़ी में रहती थी, जहां नीतू की नंद रचना, पति, सास और एक बेटा रहते हैं। ऐसे एक दिन रचना अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी,
मेरा ना नया सेमेस्टर शुरू हो गया है और मुझे उसके लिए किताबें लेनी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं नए सेमेस्टर के लिए किताबें कहाँ से लाऊं। भैया के पास तो पैसे भी नहीं है और बिना किताबों के मैं पढ़ाई कैसे करूंगी। बस इतनी सी बात। अरे कोई बात नहीं, मुझे बताओ ना कितने की किताबें आएंगी, मैं तुम्हें दिलाती हूँ। पढ़ाई के मामले में तुम कभी भी संकोच मत करना, तुम्हारी भाभी है ना। भाभी आप पहले ही मेरे लिए कितना कर रही हो। तुम्हें कभी परेशानी होगी तो सबसे पहले खड़ी मैं ही मिलूंगी। तुम मुझे बता देना कि कौन सी किताबें लेनी है। मैंने कुछ पैसे तुम्हारे लिए ही बचाए थे कि तुम्हें कभी जरूरत लगे तो दे दूंगी, तो तुम किताबें ले लेना। भाभी आप सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो। आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, हमेशा आप मेरे लिए इतना सोचती हो। आप जैसी भाभी तो किस्मत वालों को ही मिलती है, और तुम जैसी ननंद भी किस्मत वालों को ही मिलती है। और भगवान ने ये किस्मत मुझे दे दी है कि मुझे तुम जैसी ननंद मिली है। तभी वहां नीतू की सास कल्पना आती है। अरे तुम दोनों ननंद भाभी हमेशा ही क्या लगी रहती हो, कभी घर पर भी ध्यान दे दिया करो। जब तेरी ननंद की शादी हो जाएगी तब तुझे पता चलेगा। माँ जी घर पर ही तो ध्यान दे रही हूँ। घर में मेरी ननंद भी है तो ननंद पर ध्यान देना भी तो बनता है ना। और शादी भी होगी ना तो मैं उसकी शादी एक अमीर घर में कराऊंगी, जहाँ से वो मुझसे मिलने के लिए आ जाया करे। दोनों नंद भाभी का प्यार काफी तारीफ काबिल था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सोनू अपनी माँ से रोते हुए कहता है, माँ देखो ना मेरी शर्ट फट गई है। स्कूल में सब मुझ पर हंसते हैं। मैडम भी कह रही थी कि नई शर्ट पहनने के बाद ही आना स्कूल, वरना मत आना। मेरे लिए नई शर्ट ले दो ना माँ। अरे अभी तो ये शर्ट खूब चलेगी, मैं इसको रफू करवा देती हूँ या खुद ही सिल देती हूँ। छोटी छोटी दिक्कतों के लिए हम पैसे खर्च करने लगी तो कैसे चलेगा सोनू बेटा। माँ 4 साल से आप यही कह रही हो, और ये शर्ट छोटी भी हो गई है। सिर्फ फटी होती तो बात अलग थी, मुझे नई शर्ट चाहिए, मुझे नहीं पता। सोनू रो रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी दादी और बुआ आ जाती हैं। अरे सोनू बेटा तू रो क्यों रहा है। दादी देखो ना मेरी शर्ट फट गई है, और माँ है कि समझ ही नहीं रही है, बोल रही है कि रफू कर दूंगी। कितनी छोटी हो गई है ये। अरे सोनू सही तो कह रहा है, देख तो सही कितनी फट गई है और छोटी कितनी हो गई है। इसको रफू करवाने का मतलब बनता है नई शर्ट ले ले। हाँ भाभी आप नई शर्ट ले लो ना सोनू के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए पैसे बचाए थे कि मैं तुम्हें सूट दूंगी। सोनू तुम अगले साल ले लेना शर्ट। माँ आप हमेशा ऐसा ही करती हो, आप हमेशा बुआ की ही साइड लेती हो, बुआ के लिए करती हो, कभी मेरे लिए कुछ नहीं करती। दादी आप देख रही हो ना मेरी शर्ट फट गई है, शर्ट छोटी हो गई है, लेकिन अब भी माँ को बुआ की ही पड़ी है। अरे तुम दोनों ननंद भाभी का रिश्ता हमें अच्छे से पता है, मुझे कुछ नहीं पता। बहू तो सोनू के लिए शर्ट लेकर आ, जो ज्यादा जरूरी है वो कर पहले, अपनी ननंद को बाद में देख लियो। हाँ भाभी मुझे भी कुछ नहीं सुनना है, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं सोनू को ऐसा उदास नहीं देख सकती। सोनू के लिए शर्ट लेकर आओ। ठीक है। इसी तरह अक्सर नीतू भी अपनी इच्छाओं को मार के अपनी नंद के लिए करती थी, और वहीं रचना भी अपनी भाभी के लिए कुछ करने से पीछे नहीं हटती थी। भाभी ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, आपको ये रसमलाई पसंद है ना। ये रसमलाई क्यों लाई। अरे इतने दिनों से तुम्हारा मन था भुट्टा खाने का, तुम अपने लिए वो नहीं लाई। भाभी प्लीज मेरे पास अगर कभी भी थोड़े बहुत भी पैसे होंगे ना तो मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ लाऊंगी, तो आप ये बोलो ही मत। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो, चलो हम दोनों मिलकर खाएंगे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद नीतू काम के लिए बड़े से घर में आती है। दीदी सुनिए, अभी कुछ दिनों तक हमारे घर में कुछ फंक्शन चलेंगे, तो आप यहाँ पर रोज आकर साफ सफाई करना। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीतू उस बड़े से घर में अक्सर काम के लिए जाती थी। कुछ दिनों बाद रचना भी वहाँ आती है। अरे रचना तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें कोई काम था क्या, मुझे बता देती ना, या घर आने का इंतजार करती। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। भाभी आज ना मेरी कॉलेज की छुट्टी है, तो मैंने सोचा मैं आपकी मदद के लिए आ जाती हूँ। नहीं नहीं, मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली कर लूंगी ये साफ सफाई का काम, तुम घर पर जाकर पढ़ाई करो। नहीं भाभी आप यहाँ काम करोगे और छुट्टी के दिन भी मैं घर पे रहूं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। दोनों को हंसी मजाक करता देख आलोक देख लेता है। ये कौन है। ये मेरी ननंद है, दरअसल आज इसके कॉलेज की छुट्टी थी तो ये मेरी मदद के लिए आई है। आप परेशान मत होइए, मैं इसे अभी घर भेज देती हूँ। नहीं नहीं, आप इसे यहाँ रहने दे सकती हैं, काम जरूरी है, पर अगर इसका मन है तो यहाँ रुक सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। भाभी अब तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है ना।
आलोक को रचना पसंद आ जाती है, इसीलिए वो अक्सर रचना से मिलने का बहाना ढूंढने लगता है। ये सब नीतू समझ रही थी और ऐसे ही एक दिन। आलोक जी, मुझे कुछ दिनों से आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। आप अक्सर मेरी ननद से मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं। उस दिन मेरे घर भी आ गए थे, बस इसीलिए क्योंकि मैं अपना पर्स भूल गई थी। कोई बात है तो आप साफ साफ बता दीजिए, मैं अपनी ननद के साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकती। देखिए, मैं बात घुमाकर नहीं कहूंगा, मुझे आपकी नंद बहुत ज्यादा पसंद है। काफी समय से मैं यही बात कहना चाहता था, लेकिन अब आपने सामने से पूछ लिया है तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। मैं जानती हूँ बड़े घर के लोग और आप बड़े घर के लोगों के लिए पसंद सिर्फ एक पसंद ही होती है, कभी शादी में वो नहीं बदलती। मैं समझ रहा हूँ आपका डर, लेकिन मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। चाहे तो आप सर्च कर लीजिए मेरे बारे में, किसी से पता कर लीजिए। जब आपको यकीन हो जाए तो ही आप बात को आगे बढ़ाना। आलोक की बात सुनकर नीतू हैरान हो जाती है और अब वो आलोक के बारे में पता करने लगती है। अरे मैडम जी, ये जो इस बड़े से घर में आलोक नाम के आदमी रहते हैं, उनको आप जानती हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, अपना काम और परिवार पर ध्यान देते हैं, बचपन से यहीं पर रहते हैं तो देखा है। इनका स्वभाव तो काफी अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। मैंने तो कई बार अपनी छोटी बहन के रिश्ते के लिए भी बात चलाई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इनको कोई और पसंद है शायद। नीतू सारी बातें अपने ससुराल वालों को बताती है। आलोक जी बहुत अच्छे इंसान है, इतना बड़ा घर है, मेरी ननद वहाँ खुश रहेगी। भाभी, मैं आपके किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। आप जो चाहती हैं वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर आप चाहती मैं उस घर में शादी करूं तो मैं कर लूंगी। आपने हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचा है, आप कभी गलत नहीं सोच सकती। ये तो मैं भी नहीं कह सकती कि तू अपनी ननद के लिए कोई कभी गलत फैसला लेगी, क्योंकि हमसे ज्यादा तो तू अपनी ननद से प्यार करती है, इसलिए हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। आलोक और रचना की शादी तय कर देती है और अब दोनों घरों में शादियों की रौनक होती है। एक तरफ आलोक का घर जगमगा रहा था, वहीं नीतू के झोपड़ी जैसे घर पर थोड़ी बहुत ही रोशनी थी। रचना, अब तुम बड़े घर की बहू बनोगी, देखना तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई अंधेरा नहीं रहेगा। भाभी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, और ये सब जो भी हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। रचना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के 2 दिन बाद नीतू अपने पति के साथ पग फेरे की रस्म के लिए रचना के घर जाती है। हाँ, आइए ना भाभी जी, ये आपका ही घर है, आपकी नंद का घर, इसका मतलब आपका घर। गरीब झोपड़ी की ननद को आखिरकार अमीर ससुराल ही मिला। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। इसी के साथ अंत में नंद भाभी का ये अनोखा प्यार भरा रिश्ता अब अपने परिवार में रम जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी नंद भाभी की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।